नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों, पर्यावरण का जो पेपर है उसकी सेकंड यूनिट है। और सेकंड यूनिट से आपको शिक्षण विधियाँ और पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उस यूनिट का नाम है। आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसपे आपको 20 मॉडल पेपर वाक्य सहित बताए गए, उनमें से प्रश्न आपके आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये आप लोग सब जानते हो, परिवार हो जाएगी आंसर है। उसके बाद सामाजिक पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है, तो वो परिवार ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, आदर्श जीवन का मूल मंत्र क्या है, तो क्या है भैया, मेहनत करना यानी श्रम करना। ओके, अब प्रश्न ऐसे आते हैं ज़्यादा, कांग सांग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चलने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। यानी कि कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला थी हमारी संतोष यादव। किसकी तरफ से थी, कांग सुंग की तरफ से, याद रखना आपको। आगे क्वेश्चन है कि महिलाओं को यहाँ पर एकमात्र ज्ञात ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, सब लोग जानते हैं इसको, हमारा पृथ्वी ही है, नीला ग्रह। विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग हमारे भारत में मौजूद है, याद रखेंगे आप लोग, 8% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से पढ़ लीजिए, हमारे देश में लगभग कितने राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य हैं। हालांकि यहाँ पर आंकड़ा जो दिया गया है वो 500 का दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में खनन संबंधी परियोजनाओं को प्रभावित गांव वालों की राय से मंजूरी नहीं मिली। आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का नमभूमि क्षेत्र जो है हमारा कौन सा है, यहाँ पर हालांकि पिछोला दिया गया है, यहाँ पर कौन सा दिया गया है, पिछोला दिया गया है। और जो नमभूमि क्षेत्र है वो हमारा एक तो है रणथंभौर, सॉरी क्या नाम है, भरतपुर केवला देव। एक तो है हमारा केवला देव जिसको हम आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सांवर, ठीक है ना। लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि इसमें पिछोला कैसे दिया गया है। हालांकि ये इसलिए दिया गया है, देखो राजस्थान के अंदर केवला देव भी है, सांवर झील भी है, ये हमारे नमभूमि क्षेत्र हैं, और साथ साथ पिछोला भी है। यहाँ पर पिछोला दिया गया है और ये बाकी के सब इंडिया की तरफ से हैं, कंजली है, सिल्का है, जल सरोवर, ये भारत की दृष्टि से हैं। लेकिन राजस्थान की बात की गई यहाँ पर तो पिछोला आएगा। यहाँ पर पिछोला की जगह पर आपको या तो सांभर भी दिया जा सकता है या फिर आपको केवला देव भी दिया जा सकता है, भरतपुर के अंदर गणापक्षी विहार केवला देव। तो ये हमारे याद रखना आप लोग, 3 नमभूमि क्षेत्र हो गए, पिछोला, सांवर और केवला देव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। और शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है साथियों, 15 है। और सूर्य हमारे चारों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो किस में लगाती है, अंडाकार, किस में लगाती है, अंडाकार आकृति में। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, आप लोग सब जानते हो। अब हम आपको कुछ एक क्वेश्चन बता देते हैं कि विटामिन जो डी है साथियों, ये हमारे शरीर में कहाँ से मिलती है, धूप की उपस्थिति से। यानी कि कौन सा विटामिन धूप की उपस्थिति से शरीर में अपने आप ही बनता है, तो विटामिन डी होगा, ठीक है। और विटामिन डी की जब कमी हो जाती है इससे रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ठीक है ना। बी से हमारा बेरी बेरी रोग हो जाता है, और सी से हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग, विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए खट्टे पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब विटामिन सी की कमी से होता है हमारा स्कर्वी रोग, कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। और इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, खट्टे पदार्थों जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी इसको बोलते हैं हम, प्राकृतिक गैस है हमारी, इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलेंगे इसको, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न यही है, हमारे कोई अलग से नहीं आता। दुनिया भर में मवेशियों का कितना प्रतिशत भारत में हमारा भाग है, तो याद रखना भारत में कितनी मवेशियाँ, 20% मवेशियाँ पूरे विश्व की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अनुमान लगाना, अनुमान लगाना कौशल को विकसित करने में एक शिक्षक इस प्रकार से अपनी सहायता करता है। तो बच्चों को वो अनुमान लगाने के लिए अवसर दें, प्रोत्साहित करें। वास्तविक अवलोकन जांच करने से पहले उनके तर्क के आधार पर अपने अनुमान को सिद्ध करने को प्रेरित करें। चर्चा करें कि विशेष परिस्थिति में कोई भरोसेमंद अनुमान लगाना संभव है या नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता से क्या है कि पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष में आनुवंशिकी एवं पारिस्थितिकी रूप से जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों का पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाती है।
ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और जैव विविधता के सरोकार की बात करें, सरोकार इसका मतलब ऋतु और जैव विविधता होती है, स्वास्थ्य और जैव विविधता होती है, जैव विविधता का संरक्षण करना होता है, संरक्षित क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ईवी बैसले ने पर्यावरण अध्ययन को क्या माना जाता है। ईवी बैसले ने पर्यावरण अध्ययन को क्या माना था? मानवीय संबंधों का अध्ययन माना था, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है क्वेश्चन, देखिए सहानुभूति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सहानुभूति से क्या तात्पर्य है? तो सहानुभूति का मतलब है समानता की अनुभूति, यानी अपने आसपास के लोगों के विचारों, भावनाओं, परिस्थितियों, सुख दुख, समस्याओं आदि को स्वयं के साथ जोड़ करके अनुभव करने की योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? देखो आप साइंस का पेपर भी अगर आप सेकेंड ईयर में देंगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो अधिकांश जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। किसमें? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं? अपना ग्लूकोज बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और इन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ओके, आगे बात करते हैं मृतजीवी जो पादप हैं। मृतजीवी पादप क्या होते हैं कि कुछ पौधे मृत जीवांशों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे डबल रोटी और अचार पर लगने वाली फफूंद है, छत्रक है, कुंभी है, ये सब क्या है? मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी पादप जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि अपने भोजन के लिए अन्य पेड़ों पर आश्रित होते हैं, जैसे स्वर्णलता और अमरावेल, आप लोगों ने देखा होगा अमरवेल, ये सब क्या है? परजीवी, यानी अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें ऐसा कोई खास वो नहीं है ज़्यादातर, ठीक है ना। एक तो विटामिन वाला क्वेश्चन ज़्यादातर ही आएगा, और भोजन संबंधी अच्छी आदत है, देखो नॉर्मली क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो भोजन संबंधी अच्छी आदतें कौन कौन सी है? कि खाने से पहले हमेशा हाथ मुंह को साबुन से धोएं, ठीक है। रात को सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। खाना बनाने में सामग्री जो है उसको मक्खी, कॉकरोच, चूहों से बचा कर रखें। भोजन को ढक कर के रखें। फलों को अच्छे से धोना चाहिए, सब्जी बनाने से पहले उसको धोना चाहिए, ठीक है। थाली में आवश्यकता के अनुसार भोजन लेना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर रिकेटस क्या होता है। रिकेटस साथियों ये रोग है एक जो हमारे शरीर में कैल्शियम से निर्मित जो हड्डियाँ होती हैं उनको कमज़ोर बना देता है, और विटामिन डी की कमी से होता है। और इस विटामिन डी की कमी होती है हमारे सूर्य की धूप से, है ना, ये आपको याद रख लेना। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखिए यातायात जल प्रबंधन में कौन कौन सी बातें याद रखनी है। हालांकि बड़ा क्वेश्चन भी है कि जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल का उचित तरीके से संग्रहण करना चाहिए। ये आप नॉर्मली पर्यावरण कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? कि भर्ती पर लौटते समय उनका यान कैसे हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, है ना। सारी तरह की चीज़ें आप लोग इसमें सीखेंगे। कोलाज बनाना क्या होता है? तो प्रत्यक्ष वस्तु को धरातल पर चिपका करके बनाई गई जो कलाकृति होती है वो कोलाज कहलाती है। और कोलाज में लकड़ी, कतरन, मिट्टी के टुकड़े, रस्सी, सूतली, पेन ट्यूब, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है ना। खरपतवार कैसे कहते हैं? तो खेतों में जो अनावश्यक रूप से जो जंगली पौधे उग जाते हैं, ठीक है, उनको हम खरपतवार कहते हैं, जिसको हम निराई के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट है अपना, देखेंगे ये आप लोग पढ़ लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग नो टेंशन रहिए इस चीज़ के लिए। अब देखेंगे प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग दो प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक रंग कैसे होते हैं? जो प्रकृति से तैयार किए जाते हैं पेड़ पौधों से, तथा इनसे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि कृत्रिम जो रंग हैं उनको रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है, उनका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक रंगों की बात करें जैसे पलाश के फूल है, अनार की छाल है, केसरी, हल्दी है। कृत्रिम की बात करें जैसे बुनियादी रंग, अम्ल का रंग, गंधक का रंग, नेथल, कैल्शियम रंग, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल कलर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए श्रम की गरिमा का महत्व क्या है। थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ आते हैं। मनुष्य को अनेक आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति करने के लिए कुछ कार्य उसको करने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य सभी कार्य एक जैसे नहीं कर सकता। उसके पास ना तो इतना समय हो पाता है और ना ही सभी कार्यों करने की क्षमता होती है। अतः अलग अलग लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करने होते हैं। फलस्वरूप कोई बढ़ई का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई हजामत बनाने का काम करता है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। इस तरह सभी मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। विभिन्न व्यवसायों में से कोई एक भी कार्य करना बंद कर देता है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अन्य सभी
मनुष्यों पर और समाज पर पड़ता है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल भी पढ़ लेना इसके लिए। आगे बात करते हैं हम, स्वास्थ्य और जैव विविधता परस्पर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो कई पौधों में औषधीय गुण होते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे जुकाम होने पर अदरक का प्रयोग, दांत साफ करने और नहा स्नान करने के लिए भी करते हैं। नीम का उपयोग करते हैं। हमारे भोजन में प्रयुक्त मसालों का औषधि महत्व होता है। जैसे सर्दी, जुकाम, दस्त जैसी घरेलू जो बीमारी होती है, घर के बड़े बुजुर्ग, नानी दादी आदि जो हैं वो घरेलू नुस्खों से मदद करके हमारी बीमारी को ठीक कर देते हैं। जिन मसालों या पेड़ पौधों की मदद से ऐसा हम कर पाते हैं उनको हम जैव विविधता और उसके बारे में पारंपरिक ज्ञान के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है, जैव विविधता और स्वास्थ्य में संबंध है। उसके बाद अपना है संरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वे क्षेत्र जिन्हें सरकार के द्वारा वन्य जीवों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है और उनका एक ही उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना और उससे संबंधित पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं व प्रजातियों को बचाए रखना। हमारे देश में 500 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और लगभग अभ्यारण्य भी है। इनमें वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है, घोषित भी किया गया है और स्थानीय समुदायों को इन संरक्षित क्षेत्रों में रहने और पारंपरिक गतिविधियों को जारी करने की अनुमति होती है, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों, बांधों जैसे उद्योग, बड़ी परियोजनाओं को अनुमति नहीं होती। प्राकृतिक वनस्पतिक जो बगीचे, जंतुआलय भी प्रजातियों को संरक्षण करने में सहयोग करते हैं। तो यह आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जेंडर संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं। जेंडर संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है। तो जेंडर या लैंगिक संवेदनशीलता लैंगिक समानता की चिंताओं के प्रति जागरूक उत्पन्न करके मानव व्यवहार में संशोधन को दर्शाता है। जेंडर या लैंगिक संवेदनशीलता व्यवहार निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जेंडर या लैंगिक संवेदनशीलता से तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन और स्वयं एवं विपरीत लिंग के प्रति हमारी सोच जो परानुभूति स्थापित करना होता है। इसके माध्यम से व्यक्तियों को स्वयं के दृष्टिकोण व विश्वासों का मूल्यांकन का अवसर भी प्राप्त होता है तथा वे तथाकथित वास्तविकता जिन्हें अपने जीवन में जाना है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। इस प्रकार जेंडर या संवेदनशीलता व्यक्ति या अन्य लिंग के व्यक्तियों के प्रति न केवल व्यवहार के नए प्रारूपों को अपनाता है अपितु संवेदनशीलता उसको लैंगिक मुद्दों पर स्वयं के दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने हेतु सक्षम भी बनाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है, देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा आपको पढ़ना है। एक ये वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में जेंडर संवेदनशीलता का विकास हम कैसे कर पाएंगे। तो कक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को समान महत्व दिया जाएगा। कक्षा में सभी से समान प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा में स्वयं अनुशासन की पद्धति का विकास किया जाएगा। कक्षा में अभद्र व्यवहार, भाषा या आचरण को स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षण विषयों को बिना किसी भेदभाव के अध्ययन कराया जाएगा। तो ये आप लोग प्राथमिक कक्षाओं के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर देखेंगे सफल समावेशन जो है उसके लाभ क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थी एक दूसरे की विशिष्ट ताकत और क्षमता को प्रोत्साहन देना सीखता है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। विद्यार्थी प्राकृतिक रूप से सहयोगी, प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण में मित्रता को पोषित करना भी सीखते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे से सर्वाधिक अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवहारों को भी सीखते हैं। तो ये समावेशन जो है उसके लाभ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर देखिए, सौरमंडल का पृथ्वी पर पर्यावरण प्रभाव जो है उसको संक्षेप में आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अजीब है, अच्छा है तो इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैं बताऊंगा नहीं, निशान आप लगा लीजिए, लंबा हो जाएगा वीडियो भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं हम संतुलित भोजन के लाभ। प्रश्न तो यहीं से आएगा नीचे से ही ज़्यादातर। संतुलित भोजन के लाभ इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग आप जानते भी होंगे क्या क्या लाभ होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखेंगे यहाँ पर जल प्रबंधन की आवश्यकता और इसके उपाय। बस एक क्वेश्चन ये रहा है आपका, जल प्रबंधन की आवश्यकता और उसके उपाय। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, निशान लगा लेना आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी की तो अपने निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक यातायात के नियम, ये हालांकि सब लोग जानते हैं, आप लोग इसको कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, आप खुद भी लिख सकते हो इसका आंसर, तो है ना। बस तो इतना ही था इसके अंदर। एक प्रश्न यह है कि कृषि से संबंधित प्रमुख समस्या,
ठीक है ना, बस इतना याद रख लेना आप लोग। उसके बाद खेल खत्म है तुम्हारा। निबंधात्मक प्रश्नों को मैं कराऊंगा नहीं, एप्लीकेशन पे आप रुक जाएंगे, 20 मॉडल पेपर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको निबंधात्मक प्रश्न उसमें मिल जाएंगे अंदर, और आंसर सही थे वो। आप लोग बिना हिचकिचाहट के डाउनलोड करो, एक बार पढ़ के देखिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।